हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड अप्रैल माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ मंथली आती है, जिसमें हम दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड से संबंधित अप्रैल माह में जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक्स थे दोस्तों, जहाँ से आपके आगामी एग्जाम्स में प्रश्न आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने की हम कोशिश करेंगे दोस्तों। और अगर आपने इससे पहले मंथ्स की वीडियोस को नहीं देखा हुआ है तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा। और ये जो वीडियो है करंट अफेयर्स की दोस्तों, ये आपके उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी के द्वारा जो भी आयोजित कराए जाते हैं, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों वीडियो रहने वाली है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि अभी आपको पता है कि चुनावी माहौल है, आचार संहिता लगी हुई है, इस वजह से करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन तब भी 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि राज्य की कितनी ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है राज्य की 6 ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिन्हें आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य शक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कितनी ग्राम पंचायतों को किया गया दोस्तों? 6 ग्राम पंचायतों को किया गया है। ठीक है। अब ये आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण जो पुरस्कार है दोस्तों, इसके अंतर्गत भी ना अलग अलग श्रेणियां हैं। टोटल हमारे उत्तराखंड राज्य के 6 ग्राम पंचायत है जिन्हें इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अब इसमें ऐसे अलग अलग कैटेगरी है, उनके बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। सैंगोइन वी केयर वेलफेयर सोसाइटी एवं उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया की ओर से उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य की 6 ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से प्रदान किया गया है। ठीक है। एक दोस्तों है सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत एवं बाल हितैषी ग्राम पंचायत श्रेणी के तहत ग्राम पंचायत केदारवाला को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरा दोस्तों है ग्राम प्रधान सैन टिहरी गढ़वाल। ठीक है, टिहरी गढ़वाल सैन। ठीक है। अगला है जो हमारा ग्राम पंचायत हरियावाला सहसपुर, ग्राम पंचायत न्यू खालसी उत्तरकाशी, ग्राम पंचायत एडनबाग विकासनगर। ठीक है। ऐसे ही अगला है हमारा ग्राम पंचायत रानी पोखरी डोईवाला। तो इनको दोस्तों अलग अलग श्रेणियों में इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे कि सामाजिक रूप से सुरक्षित ग्राम पंचायत एवं बाल हितैषी ग्राम पंचायत श्रेणी के तहत पुरस्कार किसको दिया गया? ग्राम पंचायत केदारवाला को दिया गया है। वैसे दोस्तों जल पर्याप्त गाँव बनाने के लिए बेस्ट सरपंच का अवार्ड किसको दिया गया? धन सिंह को दिया गया। गरीबी मुक्त गांव के लिए रजनी देवी को पुरस्कार दिया गया है। स्वच्छ गांव के लिए सरोजवाला ग्राम प्रधान न्यू खालसी उत्तरकाशी को अवार्ड दिया गया है। बाल हितैषी ग्राम पंचायत के लिए प्रवीण कुमार को ग्राम प्रधान एटनबाग विकासनगर को सम्मान दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ जल पर्याप्त गाँव के लिए ग्राम पंचायत पृथ्वीपुत्र के साथ साथ सुशासन सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे और आजीविका और स्वच्छ और हरित गांव वाली पंचायत का अवार्ड ग्राम प्रधान सुधीर रुतेड़ी ग्राम पंचायत रानी पोखरी डोईवाला को दिया गया है। ठीक है। तो इन 6 लोगों को दोस्तों आत्मनिर्भर भारत राष्ट्रीय ग्राम्य सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये 6 आंकड़े आपको याद रखने हैं और नीचे की डिटेल भी आप थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप डायरेक्टली कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में दोस्तों उत्तराखंड से नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी और युग मंच के संस्थापक कवि और मशहूर शायर दोस्तों कौन? जहूर आलम। जहूर आलम जी को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नैनीताल के वरिष्ठ रंगकर्मी व युगमंच के संस्थापक कवि शायर जहूर आलम को वर्ष 2023 के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें दिल्ली में 6 मार्च को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है। जहूर आलम ने अनेक नाटकों का निर्देशन किया है, जिसमें उन्होंने अंधेर नगरी, अंधायुग, भारत दुर्दशा, जुलूस, एक था गधा, नाटक जारी है, होली थिएटर, कबीरा खड़ा बाजार में समेत कई फिल्म, टेलीफिल्म और सीरियलों में भी अनुभव अभिनय का कार्य किया हुआ है। ठीक है। तो कौन है? जहूर आलम। याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका क्वेश्चन है। बाकी कुछ यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन भी अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। इससे पहले यह पुरस्कार कुमाऊं से संबंध रखने वाले मोहन उप्रेती को मिल चुका है, ब्रजमोहन शाह को मिल चुका है और दीवान सिंह बजेली को भी मिल चुका है। ठीक है। लेकिन उन्हें संगीत और नाटक के क्षेत्र में दिल्ली में कार्य करते हुए यह पुरस्कार मिला था। कुमाऊं में पहली बार यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को दूरस्थ पहाड़ों में काम करते हुए मिला है। किसको मिला है दोस्तों? ये जहूर आलम जी को मिला है। क्या? संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2023। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 15 अप्रैल 2024 से राज्य के किन स्थानों पर हेली सेवा प्रारंभ की गई है? ठीक है। तो 15 अप्रैल 2024 से दोस्तों आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए क्या की गई है? हेली सेवा का प्रारंभ किया गया है। ठीक है। आदि कैलाश यात्रा और ओम पर्वत के दर्शन के लिए दोस्तों यह हेली सेवा प्रारंभ की गई है, जो कि 15 अप्रैल से लेकर 10 मई तक इसमें 5 दिवसीय यात्रा आपकी आयोजित कराई जाएंगी। ठीक है। पहले दिन यात्री दिल्ली से
पिथौरागढ़ जाएंगे, दूसरे दिन पिथौरागढ़ से गुंजी हेलीकॉप्टर द्वारा, और तीसरे दिन गुंजी से ज्योतिर्लिंग कौंग तक की यात्रा हेलीकॉप्टर से होगी। टिकट बुकिंग ट्रिप टू ट्रेवल्स के जरिए आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि हेली सेवा का प्रारंभ कहा गया, आदि कैलाश और ओम पर्वत के लिए, ठीक है। और आदि कैलाश और ओम पर्वत दोनों कहाँ दोस्तों, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है, भारत चीन सीमा पर स्थित हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चाओं में भी रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध पर्वतारोही प्रवीण राणा जिन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, यह उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित हैं? तो उत्तरकाशी जनपद से संबंधित दोस्तों। कौन? प्रवीण राणा। आपको याद रखना है प्रवीण राणा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये एक प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं। इन्होंने हाल ही में दोस्तों इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट सहित अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों का सफल आरोहण करने के लिए यह उपाधि हासिल की है, ठीक है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की ओर से उन्हें सर्टिफिकेट भी जारी किया गया। तो प्रवीण सिंह राणा का नाम आपको याद रखना है। उत्तरकाशी जनपद से संबंधित है, उत्तरकाशी की अस्सी गंगा घाटी के ढासणा गांव के रहने वाले हैं, और इनका नाम हाल ही में दोस्तों क्या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों प्रवीण राणा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो दोस्तों पर्वतारोहण से इनका संबंध है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज के बैच से जुड़ना चाहते हैं, या उत्तराखंड और हिंदी को डिटेल्स में पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। उसमें दोस्तों हाल ही में हमने जीएस जीके का टॉपिक वाइज बैच लॉन्च किया हुआ है। अगर आप उस बैच से जुड़ना चाहते हैं, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, ये पांचों सेक्शंस रहेंगे, और करीबन करीब 10,000 से ज़्यादा प्रश्न रहेंगे दोस्तों उसमें, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए रहने वाले, ठीक है। 2,000 इतिहास, भूगोल, ऐसे ऐसे करके पार्टीशन रहेगा उसमें। और सारे टॉपिक्स जो भी आप टॉपिक्स पढ़ते हैं, अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको निश्चित ही आगामी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारे उत्तराखंड के टॉपिक वाइज बैच भी चलते हैं, हिंदी के टॉपिक वाइज बैच भी चलते हैं, और जिनका आबकारी और परिवहन आरक्षी का एग्जाम पेपर है उनके लिए भी अलग प्रैक्टिस सेट का बैच दोस्तों वहाँ पर है। तो अगर आप लोग उससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ठीक है। और जल्द ही एसआई के लिए भी वहाँ पे प्रैक्टिस सेट का बैच शुरू होने वाला है। अगला हमारा प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में मानसखंड कॉरिडोर यात्रा किसके द्वारा शुरू की जाएगी? तो उत्तराखंड में दोस्तों मानसखंड कॉरिडोर यात्रा दोस्तों पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की जाएगी, ठीक है। तो कुमाऊं क्षेत्र के जैसे दोस्तों गढ़वाल में 4 धाम यात्रा चलती है ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों कुमाऊं में भी मानसखंड या मानसमाला तीर्थ योजना के लिए दोस्तों प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। और उसी के तहत दोस्तों आपका मानसखंड कॉरिडोर यात्रा पर्यटन विभाग के द्वारा शुरू की जाएगी, ठीक है। तो कुमाऊं क्षेत्र के जो हमारे ऐतिहासिक मंदिर हैं या पर्यटक स्थल हैं या दर्शनीय स्थल हैं दोस्तों, उनको प्रसिद्ध करने के लिए या वहाँ पर भी दोस्तों क्या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा मानसखंड कॉरिडोर यात्रा की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। याद रखना आपको, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुमाऊं क्षेत्र के ऐतिहासिक मंदिरों के दर्शन करवाने के लिए उत्तराखंड के पर्यटन विभाग ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर मानसखंड कॉरिडोर यात्रा की शुरुआत की है, ठीक है। इस यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल को होगी। इस यात्रा में महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के टनकपुर तक विशेष ट्रेन दोस्तों चलाई जा रही है, जिसके जरिए 2 जत्थों में लगभग 600 तीर्थयात्री मानसखंड कॉरिडोर के कई प्राचीन मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों आपको क्या, मानसखंड कॉरिडोर, ठीक है। मानसखंड कॉरिडोर में कौन कौन से मंदिर शामिल है, आप ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। अल्मोड़ा जनपद, पिथौरागढ़ जनपद, बागेश्वर जनपद, चंपावत जनपद, नैनीताल जनपद और उधमसिंह नगर जनपद के जो मंदिर हैं जिन्हें मानसखंड कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। अल्मोड़ा में कौन कौन से, जागेश्वर महादेव, चित्तई गोलजी मंदिर, सूर्य देवता मंदिर, नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, झाकर साहिब मंदिर। वहीं दोस्तों पिथौरागढ़ में कौन कौन से हैं, पाताल भुवनेश्वर मंदिर, हाटकाली का मंदिर, मोस्टा माणू मंदिर, बेरीनाग मंदिर, मलेनाथ मंदिर और थल केदार मंदिर। बागेश्वर में दोस्तों बागनाथ महादेव मंदिर, बैजनाथ मंदिर और कोट ब्राह्मणी मंदिर। वहीं दोस्तों चंपावत में पाताल रुद्रेश्वर गुफा मंदिर, गोलजू मंदिर, गौरियल चौड़ मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर, बाराही देवी मंदिर, देवीधुरा मंदिर और मीठा रीठा साहिब मंदिर। नैनीताल में गोलजू मंदिर, नैनीताल का जो गोलू देवता मंदिर है घोड़ाखाल का, नैना देवी मंदिर, गर्जिया देवी मंदिर, कैची धाम मंदिर, हनुमान मंदिर और उधमसिंह नगर जनपद में दोस्तों चैती मंदिर या बाला सुंदरी मंदिर, अटरिया देवी मंदिर और नानक बत्ता साहिब, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको याद रखने हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये मंदिर हैं। खासकर आपको ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना ही रखना है कि मानसखंड कॉरिडोर यात्रा कब शुरू की गई, 22 अप्रैल को यह यात्रा शुरू करी गई। कहाँ से शुरू करी गई, महाराष्ट्र के पुणे से उत्तराखंड के टनकपुर तक इसमें विशेष ट्रेन चलाई गई है। किसने शुरू करी है, पर्यटन विभाग ने शुरू की है। इसके साथ में ही दोस्तों आपको ये 6 के 6 जो कुमाऊं मंडल के जनपद हैं और इनमें जो ये मंदिर हैं जिनको इस योजना के तहत शामिल किया गया है, ये आपको जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा। अगर योजना से नहीं बनेगा तो इन मंदिरों से दोस्तों जरूर आपका प्रश्न बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपको विशेष रूप से दोस्तों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये मंदिर दोस्तों आपको विशेष रूप से याद रखने हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, और एक और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जो हमारा मानसखंड मिशन माला है, ठीक है, तो या मानसखंड कॉरिडोर के तहत ही इसमें दोस्तों एक हमारा मानसखंड मंदिर माला मिशन था, ठीक है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, मानसखंड मंदिर माला मिशन, मंदिर
माला मिशन, ये क्यों शुरू किया गया था दोस्तों? ये मानसखंड मंदिर माला मिशन भी दोस्तों कुमाऊं जनपद में, या सॉरी जो कुमाऊं मंडल है उसमें जो भी हमारे जनपद है उसमें जो विभिन्न हमारे मंदिर हैं, इसमें मुख्यतः कितने 16 मंदिरों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, पहले भी मैं आपको करा चुका हूँ ये क्वेश्चन, कि जो हमारा मानसखंड मंदिर माला मिशन है दोस्तों, इसके तहत कुमाऊं मंदिर जो कुमाऊं मंडल है उसके 16 मंदिरों को दोस्तों विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। ठीक है, और मानसखंड मंदिर माला मिशन भी दोस्तों क्या है, कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन शुरू किया गया। इसके तहत जो रोडों का चौड़ीकरण किया जाएगा, साफ सफाई की जाएगी, मंदिरों का थोड़ा बहुत पुनरुद्धार किया जाएगा, आगामी मतलब विकास के लिए मेनली ये शुरू की गई है मानसखंड मंदिर माला मिशन योजना। ठीक है, और वहीं मानसखंड कॉरिडोर भी आपको याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राज्य में मिशन कोशिश का संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? तो राज्य में मिशन कोशिश का संबंध दोस्तों किससे है? शिक्षा से है। ठीक है, तो प्रदेश में 16,000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में 1 अप्रैल से नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही मिशन कोशिश की शुरुआत भी की गई है। ठीक है, इसके तहत दोस्तों विद्यालयों में शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो मिशन कोशिश का संबंध है शिक्षा से। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख कौन बनाए गए हैं? तो उत्तराखंड नए वन विभाग के नए प्रमुख दोस्तों डॉक्टर धनंजय मोहन जी को बनाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 कब से प्रारंभ हुई है? तो 25 मई से दोस्तों आपकी छठी अस्कोट आराकोट यात्रा 2024 को प्रारंभ किया गया। ठीक है, अस्कोट आराकोट यात्रा दोस्तों काफी प्रसिद्ध यात्रा है जिसका आयोजन इस वर्ष दोस्तों 25 मई से लेकर 8 जुलाई 2024 तक किया जाएगा। और यह अस्कोट आराकोट यात्रा पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट से शुरू होती है और उत्तरकाशी जनपद के आराकोट तक यह यात्रा हमारी चलती है। ठीक है, और पहली जो दोस्तों अस्कोट आराकोट यात्रा थी इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1974 में दोस्तों पहली अस्कोट आराकोट यात्रा की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और इस अस्कोट आराकोट यात्रा का जो आयोजन है किसके द्वारा किया जाता है? पहाड़ नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है, पहाड़ नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और पिथौरागढ़ जनपद के अस्कोट से लेकर उत्तरकाशी के आराकोट तक दोस्तों यह यात्रा होती है। ठीक है, इस बार की इसकी थीम क्या है दोस्तों? इस बार की इसकी थीम है क्या? स्रोत से संगम। याद रखना आपको, छठी अस्कोट आराकोट यात्रा जो कि 2024 में प्रारंभ की गई है, इसकी थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है दोस्तों स्रोत से संगम तक। ठीक है, और जो अस्कोट आराकोट यात्रा है यह प्रत्येक 10 वर्षों के बाद में दोस्तों आयोजित की जाती है। ठीक है, सबसे पहले 1974 में आयोजित हुई थी, फिर 1984 में, फिर 94 में दोस्तों, फिर 2004 में, फिर 2014 में, और अभी 2024 में छठी अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जो कि लगभग लगभग देहरादून, मतलब ये यात्रा जो होती है दोस्तों पिथौरागढ़ जनपद से अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी, देहरादून और उत्तरकाशी जिलों से गुजरते हुए लगभग 350 गांवों को छूकर दोस्तों यह यात्रा निकलती है। ठीक है, 1974 में उत्तराखंड के 4 उत्साही युवा शेखर पाठक, शमशेर सिंह बिष्ट, कुंवर प्रसून और प्रताप शिखर सुंदरलाल बहुगुणा की प्रेरणा से पहली अस्कोट आराकोट यात्रा पर निकल पड़े थे। ठीक है, और पहली अस्कोट आराकोट यात्रा की प्रेरणा के बाद में दोस्तों 1984 में गठन हुआ था किसका? पहाड़ नामक संस्था का गठन 1984 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? मुख्यतः शेखर पाठक और उनके कुछ साथ में कुछ और लोग भी थे, उनके द्वारा किया गया था। और इसी पहाड़ संस्था के द्वारा दोस्तों वर्तमान में अस्कोट आराकोट यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखना आपको। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में दोस्तों यह अस्कोट आराकोट यात्रा आयोजित की जाती है। ठीक है, सबसे पहले 1974 में, फिर 84 में, फिर 94 में, फिर 2004, फिर 2014 में इसका आयोजन किया गया था। महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन है। और इस वर्ष दोस्तों 2024 में छठा अस्कोट आराकोट यात्रा आगामी 25 मई 2024 से शुरू होगा, और यह दोस्तों 50वां यानी कि स्वर्ण जयंती वर्ष भी दोस्तों हमारा यह है। ठीक है, तो ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, क्योंकि इस यात्रा को अभी 50 साल पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है अस्कोट आराकोट यात्रा के संबंध में। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? स्रोत से संगम तक रखी गई है ताकि नदियों के माध्यम से समाज के रिश्ते की गहराई को समझा जा सके। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड की किस महिला ने प्रधानमंत्री सीधी मोदी जी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया है? तो सुजाता डबराल नौटियाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजराती में लिखी कविताओं का गढ़वाली में अनुवाद किया है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी याद रख लीजिएगा यार, कोई भरोसा नहीं है UK UPSC का। ठीक है, अभी चुनाव भी चल रहे हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा मिलेगी? तो आयुर्वेद की चिकित्सा में दोस्तों डाइटिशियन का कोर्स प्रारंभ करने की सुविधा मिलेगी उत्तराखंड राज्य में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली याद रख लीजिएगा कि उत्तराखंड में पहली बार आयुर्वेद चिकित्सा में डाइटिशियन कोर्स करने की सुविधा मिलने जा रही है, आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? तो ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द अवार्ड पुरस्कार से दोस्तों किसको? आरुषि निशंक जी को सम्मानित किया गया। किसको? ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से। ठीक है, आरुषि निशंक जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभिनेत्री, निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। मनोरंजन उद्योग, पर्यावरण समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अभिनेत्री को यह अवार्ड एशिया 1 मैगजीन
और ईटी नाउ द्वारा आयोजित एक आयोजन में दिया गया है। यह सम्मान समारोह अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए आयोजित किया जाता है। तो आरुषि निशंक जी का दोस्तों आपको नाम याद रखना है, ब्लैक स्वान चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से इन्हें नवाजा गया है। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों कि अप्रैल 2024 में उत्तराखंड की किस महिला ने समुद्र में ओशन ग्लोबल रेस यात्रा पूरी की है, ठीक है, यानी कि 27,000 जो हमारा नॉटिकल मील लंबी ओशियन ग्लोबल रेस यात्रा है वो पूरी की है दोस्तों। तो वह की है किसने, पायल गुप्ता ने, ठीक है। तो ओशन ग्लोब रेस के लिए उनकी मेडन फैक्टर टीम में 13 महिलाएं शामिल थी। यह रेस 10 सितंबर को साउथम्पटन से शुरू हुई थी। भारतीय नौसेना की अफसर पायल गुप्ता इस सफर में समुद्र से 27,000 मील की दूरी तय करेंगे, ठीक है। तो याद रखना आपको पायल गुप्ता का नाम, जिन्होंने हाल ही में ओशन ग्लोबल रेस यात्रा पूरी करी है, ठीक है। और ये देहरादून के रेस कोर्स की रहने वाली। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाल ही में पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा कितने लोगों को उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से दोस्तों उत्तराखंड के 10 लोगों को सम्मानित किया गया, किसके द्वारा, हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा, ठीक है। याद रखना, शिल्प रत्न पुरस्कार से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है, कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, 10 लोगों को सम्मानित किया गया है। और विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर शिल्पियों, बुनकरों और लघु उद्यमों को उत्साहवर्धन हेतु दोस्तों इसका आयोजन किया गया था। एक्सपो देहरादून मतलब रेस कोर्स देहरादून में इसका आयोजन किया गया था और वहीं पर ये पुरस्कार फिर प्रदान किए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रहलाद मेहरा जी का निधन हुआ है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो लोक गायक थे प्रहलाद मेहरा जी, इनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है, ठीक है। और ये मोइनली पिथौरागढ़ जनपद के निवासी थे, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां हाल ही में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस मंथ में करा चुका हूं दोस्तों। उत्तराखंड है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले गोवा था, लेकिन जो स्वतंत्रता के पहले से ही था और स्वतंत्रता के बाद में पहला राज्य कौन सा बन गया है, उत्तराखंड बन गया समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला, ठीक है। इसके बारे में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन था वो भी मैं आपको दोस्तों करा चुका हूँ। राष्ट्रपति के द्वारा भी दोस्तों समान नागरिक संहिता के इस विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। और समान नागरिक संहिता के बारे में हम पढ़ते हैं आर्टिकल 44 में, ठीक है। याद रखना दोस्तों, और ये विभिन्न कुछ यहाँ पे की पॉइंट्स है जो मैं आपको प्रीवियस मंथ्स के करंट अफेयर्स में भी करा चुका हूँ, देख लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। यूके ट्रिपल और यूके पीएससी दोनों के एग्जाम में ही यहाँ से क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। जैसे अस्कोट आराकोट यात्रा हो गया, यूसीसी हो गया, मेंस में भी जो अभी यूके पीएससी आपका अपर पीसीएस की वैकेंसी आई ना, देखिए समान नागरिक संहिता जो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन कौन करेगा। तो राज्य में दोस्तों स्टार्ट 2024 कार्यक्रम का संचालन दोस्तों इसरो के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल से मई 2024 तक रहेगा। कार्यक्रम में अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें ग्रह विज्ञान और सिद्धांत, खगोल विज्ञान और खगोल शास्त्र, हेलियोफिजिक्स, सूर्य और पृथ्वी के बीच में बातचीत और संयुग्म विज्ञान, माइक्रोग्रेविटी अभ्यास से संबंधित अनुसंधान शामिल किया गया, जो कि मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम का भाग है। तो स्टार 2024 कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है, इसरो के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया है, ठीक है। याद रखना है आपको, अप्रैल और मई में आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हिमालय संग्रहालय ने उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिवजी की वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त की है, ठीक है। तो दाड़िम खोला अल्मोड़ा से दोस्तों कुमाऊं विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के द्वारा क्या की गई है, कत्यूरी कालीन शिवजी के नंदी वाहन की मूर्ति दोस्तों प्राप्त की गई है। कहाँ से, दाड़िम खोला अल्मोड़ा से, ठीक है। यह काले पत्थर की निर्मित मूर्ति है। वर्तमान में मूर्ति को नैनीताल के हिमालय संग्रहालय में लाया गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस स्थान से कत्यूरी कालीन शिवजी के वाहन नंदी की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो दाड़िम खोला अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है, ठीक है। और इसे अभी वर्तमान में कहाँ, हिमालय संग्रहालय नैनीताल में लाया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में मुरारी लाल जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो यह कौन थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे। उत्तराखंड के चमोली जनपद से संबंधित थे मुरारी लाल जी, और उन्होंने उत्तराखंड में सर्वोदय विचारधारा आंदोलन के सिपाही के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। और जो हमारा दसौली ग्राम स्वराज मंडल था उससे भी ये जुड़े हुए थे। तो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में मुरारी लाल जी को जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने अपने गांव में वृक्ष विहीन बंजर भूमि को हरा भरा बनाने में और गांव के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अभिनव मॉडल तैयार किया था। उपयोग के अभिनव मॉडल के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो प्रसिद्ध हैं मुरारी लाल जी, सामाजिक कार्यकर्ता थे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, ठीक है। तो टीएचडीसी टिहरी हाइड्रो डैम कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड द्वारा
उत्तराखंड में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन दोस्तों कहाँ से, ऋषिकेश से किया गया। कहाँ से किया गया दोस्तों, ऋषिकेश से किया गया है। ठीक है, टीएचडीसी इंडिया ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में अपने कार्यालय परिसर में देश के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। महत्वपूर्ण है। टीएचडीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ने कहा कि 1 मेगावाट छत और सौर संयंत्र से ऊर्जा का उपयोग करके प्रतिदिन 50 किलोग्राम हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब किया जाएगा। देखिए दोस्तों, जो ये राष्ट्रीय खेल है ना, मैं करीब 2020 से देख रहा हूँ कि हर साल ऐसा होता है कि 2021 में उत्तराखंड में होगा, फिर ऐसा होता है 2022 में होगा, फिर ऐसा होता है 2023 में होगा, 24 में होगा, तो 24 में भी, अब 24 में भी नहीं होगा। अब जो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा वह कब होगा, 2025 में होगा। और कहाँ पर होगा, अभी तक तो उत्तराखंड ही है, पहले भी उत्तराखंड ही था। अभी हो सकता है कि अगली बार 2025 में जाते जाते हमें पता चले कि इस बार भी उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप लोग ये याद रख लें कि जो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अब कब किया जाएगा, अभी दोस्तों 2025 में किया जाएगा, क्योंकि 2024 में पहले पेरिस ओलंपिक्स है। तो पेरिस ओलंपिक्स होने के कारण दोस्तों इस साल राष्ट्रीय खेलों का आयोजन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ चाहता है कि राष्ट्रीय खेल में बड़े खिलाड़ी भी शामिल हों। इसीलिए 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अब कब किया जाएगा, 2025 में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा, उत्तराखंड में ही किया जाएगा, याद रखना है। अगला हमारा प्रश्न है, राज्य में 3 दिवसीय हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया है। तो राज्य में 3 दिवसीय दोस्तों हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन दोस्तों कहाँ, देहरादून में किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के साथ साथ शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना भी है। और हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ, देहरादून में। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, इतिहास की परतों को खंगालने हेतु इतिहास और पुरातत्व पर प्रामाणिक लेखन हेतु उत्तराखंड के किस व्यक्ति को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया किसे दोस्तों, यशवंत सिंह कटौच जी को। उत्तराखंड के एक प्रसिद्ध इतिहासकार, एक पुरातत्वविद और उससे पहले एक हमारे जो रिटायर्ड शिक्षक या शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले श्री यशवंत सिंह कटौच जी को पद्मश्री पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किया गया है। अभी 22 अप्रैल 2024 को ही दोस्तों इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि घोषणा पहले हो चुकी थी, लेकिन इन्हें दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 22 अप्रैल 2024 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म पौड़ी गढ़वाल जनपद के चौंदकोट पट्टी के मासो गांव में 27 दिसंबर 1935 को हुआ था। ठीक है, याद रखना, आपको इनका जन्म याद रखना है, इनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, यशवंत सिंह कटौच को दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान शिक्षा, इतिहास और पुरातत्व के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए दिया गया है। ठीक है, अब इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, बहुत जरूरी है इनको याद रखना, क्योंकि अभी चर्चाओं में है यशवंत सिंह कटौच जी। अभी इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है और काफ़ी बड़े इतिहासकार हैं। आप इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जो है पढ़ते हैं वह है उत्तराखंड का नवीन इतिहास, जो कि एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है। गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख, इसके बारे में, इससे भी हमें उत्तराखंड के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है। मध्य हिमालय का पुरातत्व, ये इनकी ऐसी पुस्तकें हैं जो पहले भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो सारी पुस्तकें आपको याद रखनी है। कुल मिला के लगभग इन्होंने दोस्तों 13 पुस्तकें लिखी हैं। ठीक है, अभी तक। तो इसमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं, मध्य हिमालय का पुरातत्व है, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा है, संस्कृति के पद चिन्ह है, मध्य हिमालय ग्रंथमाला का प्रथम खंड है, प्राचीन मध्यकालीन भारतीय नगर कोश है, मध्य हिमालय खंड 2 और 3 हैं, सिंह के श्रेष्ठ निबंध हैं, उत्तराखंड का नया या नवीन इतिहास है और गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख हैं। ये इनकी दोस्तों प्रमुख रचनाएं हैं जो कि आपको डायरेक्टली याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। मध्य हिमालय का पुरातत्व, उत्तराखंड की सैन्य परंपरा, संस्कृति के 5 चिन्ह, गढ़वाल के प्रमुख अभिलेख, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, उत्तराखंड का नया इतिहास और नवीन इतिहास एक ही चीज़ है। ठीक है, भारतीय नगर कोश। ठीक है, ये इनकी प्रमुख किताबें हैं, ये पुस्तकें हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं जहां 19 अप्रैल को प्रथम चरण हेतु मतदान आयोजित किए गए। देखिए दोस्तों, आपको बताया कि उत्तराखंड में अभी हमारी 18वीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा के प्रथम चरण का चुनाव हुआ था कब, 19 अप्रैल को। तो उत्तराखंड में भी दोस्तों 19 अप्रैल को ही प्रथम चरण हेतु मतदान आयोजित किया गया था। ठीक है, जिसमें दोस्तों उत्तराखंड से कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, लगभग दोस्तों 56% के आसपास मतदान हुआ है। ठीक है, कहीं कहीं आप 55 पॉइंट कुछ परसेंट देखेंगे, कहीं कहीं 54 पॉइंट कुछ परसेंट देखेंगे। यानी कि 2000 जो हमारा 19 में चुनाव हुआ था ना, उसमें जितने वोट पड़े थे उससे भी कम वोटिंग परसेंट इस बार हमारे राज्य का है। ठीक है, तो प्रश्न क्या है, अभी उसके बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित है जहां 19 अप्रैल को प्रथम चरण हेतु मतदान आयोजित किए गए थे। तो लोकसभा की दोस्तों कुल कितनी सीटें हैं, 5 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी है, 5 सीटें दोस्तों। एक कुमाऊं में 2 सीटें हैं, गढ़वाल में 3 सीटें। गढ़वाल में 3 सीटें कौन कौन सी है, टिहरी है दोस्तों, पौड़ी है और हरिद्वार है। वहीं कुमाऊं में 2 सीटें हैं, कौन कौन सी दोस्तों, नैनीताल है और अल्मोड़ा है। ठीक है, और इनमें से एक सीट आरक्षित है, कौन सी, अल्मोड़ा वाली सीट दोस्तों क्या है, आरक्षित है। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो लोकसभा की 5 सीटें और राज्यसभा की कितनी सीटें दोस्तों, राज्यसभा की उत्तराखंड में 3 सीटें हैं। ठीक है, उत्तराखंड में विधानसभा की कितनी सीटें, 70 सीटें हैं। तो अगर पूछा है कि एक लोकसभा क्षेत्र में कितनी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, तो एक लोकसभा
सीट में दोस्तों, या एक लोकसभा का जो सांसद होता है उसके तहत 14 विधानसभाएं आती हैं, ठीक है। तो 14 पंचे 70 होता है, तो इस प्रकार 5 यहाँ पे क्या है, लोकसभा की सीटें हैं। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। तो लोकसभा चुनाव में 56% मतदाताओं ने अपने अधिकार का प्रयोग किया है, ठीक है। तो इस बार 56% या 55% लोगों ने मतदान किया है, ये आपको याद है। इससे पहले 58.01% लोगों ने मतदान किया था, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, रम्माण उत्सव जिसका आयोजन दोस्तों अभी हाल ही में अप्रैल में किया गया है। तो रम्माण उत्सव उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूण डुगरा ग्राम में प्रतिवर्ष वैसाख या अप्रैल माह में आयोजित होने वाला उत्सव है। इसे यूनेस्को द्वारा कब राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था, ठीक है। तो यानी कि इसे यूनेस्को के द्वारा दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है, ठीक है। तो राष्ट्रीय धरोहर दोस्तों कब घोषित किया गया इस रम्माण उत्सव को, तो 2009 में दोस्तों इसे घोषित किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 शायद कंप्लीटली डेट है। और ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि रम्माण उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है दोस्तों। तो रम्माण उत्सव का आयोजन किया जाता है उत्तराखंड के चमोली जनपद में। चमोली जनपद में दोस्तों गांव है सलूण डुगरा गांव। सलूण गांव और डुंगरा गांव 2 गांव है जिन्हें जुड़वा गांवों की संज्ञा भी दी जाती है। और सलूण डुंगरा गांव में दोस्तों मुखौटा शैली पर आधारित नृत्य, इसमें रामलीला या राम से जुड़े प्रसंगों का दोस्तों चित्रण किया जाता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों क्या, रम्माण उत्सव, जिसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया, 2009 में। और इसका आयोजन कहा गया था उत्तराखंड के चमोली जनपद के सलूण डुंगरा गांव में किया जाता है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के सलूण डुंगरा गांव में प्रतिवर्ष अप्रैल माह में रम्माण उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस उत्सव को वर्ष 2009 में यूनेस्को की ओर से राष्ट्रीय धरोहर भी घोषित किया गया था। राम से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे लोक शैली में प्रस्तुतिकरण, लोक नाट्य, स्वांग, देव यात्रा, परंपरागत पूजा अनुष्ठान, धार्मिक भूमियाल देवता की वार्षिक पूजा, गांव के देवताओं की वार्षिक भेंट आदि प्रयोजन इस उत्सव में होते हैं, ठीक है। इसमें विभिन्न चरित्र लकड़ी के मुखौटे पहनते हैं जिसे पत्तर कहा जाता है, ठीक है। लकड़ी के मुखौटों मतलब मुखौटा शैली पर आधारित दोस्तों यह उत्सव माना जाता है। मुखौटे पहन के इसमें नृत्य किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चर्चाओं में बना हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस महीने के जो हमारे अप्रैल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे वो इतने ही क्वेश्चंस थे। इसमें से दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे यशवंत सिंह कटौच जी वाला हो गया, अस्कोट आराकोट यात्रा वाला हो गया, संगीत नाटक पुरस्कार वाला हो गया, इसके अलावा जो लोकसभा चुनाव वाला हो गया, अभी रम्माण उत्सव वाला हो गया, और भी कई सारे प्रश्न हैं जो कि महत्वपूर्ण है। तो इन प्रश्नों को आप डायरेक्टली याद कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस टॉपिक से दोस्तों प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि आगामी समय में आप लोगों के एग्जाम्स होने हैं। तो एग्जाम्स जब कंडक्ट होते हैं तो करंट अफेयर्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो स्टैटिक पार्ट भी आपके करंट अफेयर्स से रिलेट करके ही बनाया जाता है। तो आप इन वीडियोज़ को जरूर ध्यान से देख लें। अब हम अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात करते हैं। 1 अप्रैल को अप्रैल फूल दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। ऐसे उड़ीसा स्थापना दिवस भी 1 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। वहीं दोस्तों 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। कब, 5 अप्रैल को, ठीक है। 6 अप्रैल भी बहुत महत्वपूर्ण है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल। 7 अप्रैल भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को भाई बहन दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया जाता है। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर स्मरण दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल दोस्तों महत्वपूर्ण है, विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है इस दिन। 18 अप्रैल भी महत्वपूर्ण है, विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। अब आपको दोस्तों 2 क्वेश्चन होमवर्क बताने हैं कि 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है और 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये दोनों दिवस भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ऐसे दोस्तों 26 अप्रैल ये भी महत्वपूर्ण है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 26 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण दिवस भी मनाया जाता है। 27 अप्रैल को आईसीटी दिवस मनाया जाता है। 27 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आपके अप्रैल माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। बाकी अप्रैल माह के करंट अफेयर दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें। और अभी तक आपने दोस्तों हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है तो आप हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स को जरूर डाउनलोड कर लें। और अगर आपने इससे प्रीवियस मंथ तक के करंट अफेयर्स को दोस्तों नहीं देखा हुआ है तो आप उनको भी जरूर देख लें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।